नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ये वीडियो थर्ड लेक्चर है कंप्लीट जीएस की रिवीजन का। लाइव स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के सामने है। जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग के साथ भी क्लासेस आगे कंटिन्यू होंगे, चूंकि समय कम है इसलिए हम इसको रिकॉर्डेड मोड में आप लोगों के सामने दे रहे हैं। क्वालिटी और अच्छी रहेगी और कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम देख पाएंगे। तो जहाँ से हम लोगों ने पीडीएफ को छोड़ा था जस्ट वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पीडीएफ में हम सारे सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं। अगर आप ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि करीब 6-7 लेक्चर्स में पूरी होगी, तो यकीन मानिए आपको ना यूपी के प्रीवियस ईयर की नीड है, ना आपको एसएससी जीआईसी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसे किसी की भी प्रीवियस ईयर की नीड नहीं होगी। और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताइए। आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को पता है दुनिया में सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप रहा था। भारत सरकार के द्वारा ये तैयार किया गया। एक प्रकार से भारत सरकार का एक प्रकार से कोविड से लड़ने का सबसे बड़ा उपक्रम रहा है। ये कोविड-19 का जो भारत सरकार का एक प्रकार से जो पोर्टल है, लोगों को की ट्रैकिंग का या पता लगाने का, अवेयरनेस फैलाने का, सबको आरोग्य सेतु के साथ ही लिंक किया गया है। और अब इसी आरोग्य सेतु की मदद से ही हम लोग जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इसमें भी बड़ी भूमिका ये आरोग्य सेतु ऐप निभा रहा है। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो वैक्सीनेशन के लिए जो ऐप स्टार्ट किया उसको भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, कोविन के नाम से। तो कोविन क्या है? वो ऐप है जिसपे कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है वैक्सीनेशन के लिए जो 2 डोजेज लग रही हैं उसके लिए। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमको आराम से निकल के आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, और इसमें देखिए मैंने क्या लिखा था कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा ऐप जो रियल टाइम लोकेशन का प्रयोग करके आसपास के कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में बताता है। आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, इससे जो संक्रमण खतरा है उसको रिड्यूस किया जा सके, असेसमेंट होता है। अब एक है सनराइज मिशन। क्या है मिशन सनराइज? क्या है? नासा के द्वारा यह मिशन सौर मंडल के, है ना, मतलब हमारे जो प्लैनेट सिस्टम है उसके अध्ययन के लिए घोषित किया गया है। तो मिशन सनराइज किससे है? हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसके अध्ययन के लिए नासा का एक प्रोजेक्ट है। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारी जो सोलर फ्लेयर्स जनरेट होती है या जो सौर तूफान आते हैं ना अंतरिक्ष में, उसके विषय में ज़्यादा खासतौर से बात की जाएगी। अब ये देखिए मतलब फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप कहाँ होना था? भारत में होना था, जो कि रद्द हो गया था। आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अब देखेंगे जो कि ज़्यादा जरूरी है। इसमें कहा करंट था। हाँ, अब चलिए, आर्टिकल 130 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 130 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 130 देखिए हमारे जो पॉलिटिक में अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं वही हमको धीरे धीरे टफ बनाते हैं। तो अनुच्छेद से आप लोग को देखना अगर हो तो फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद आपको आने चाहिए, डीपीएसपी के अनुच्छेद आने चाहिए, ग्राम पंचायत के अनुच्छेद आने चाहिए, पार्लियामेंट के अनुच्छेद आने चाहिए मेनली एटलीस्ट। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जैसे कैग का, अटॉर्नी जनरल का, उसके आपको अनुच्छेद आने चाहिए। अब आर्टिकल 130 किसके बारे में बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बैठक के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक विशेष परिस्थितियों में दिल्ली के बाहर भी हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में हुई भी है। इसको लेके है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, परीक्षा में आया तो मुझे याद है अभी भी। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के तहत ही परमिशन मिलती है विशेष परिस्थितियों में कि दिल्ली के अलावा कहीं और भी बैठक हो सकती है। पहले हुई थी एक बार श्रीनगर में और एक बार हैदराबाद में। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आपको पता होना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट है उस पे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि हमारे संविधान का भाग 3 है। भाई हमारे संविधान का भाग 3 है, अमेरिका से लिया गया है, पूरी जान है, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसको मानते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ये नहीं तो कुछ नहीं। ये वो राइट्स हैं जो मनुष्य को जरूर जीवन जनाने के लिए बेसिक राइट्स चाहिए होते हैं। जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, है ना, सांस्कृतिक उपचारों का अधिकार, ये सांस्कृतिक अपने जो संस्कृति का को बचाने का, उसको प्रोपगेट करने का अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आप लोगों ने सुनी होगी। 6 प्रमुख अधिकार है। पहले हमारे संविधान में 7 अधिकार थे। संपत्ति को भी एक मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, लेकिन बाद में उसको अलग कर दिया गया और वो अब एक लीगल राइट के रूप में हो गया है। आर्टिकल 301 में पहुंच गया है। ठीक है, जो 12 से लेके और आप लोगों को 35 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये हमारे फंडामेंटल आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ही राइट है।
वही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन जिससे कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भंग होता है, जो कि केशवानंद भारती केस में बताया गया था, बहुत ही ऐतिहासिक केस रहा था केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार का। उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि संसद, देखिए सुप्रीम है, संसद कोई भी कानून बना सकती है ना, कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है संविधान में, लेकिन कोई भी ऐसा अमेंडमेंट या कोई भी ऐसा नया कानून अगर हमारे संविधान के मौलिक स्ट्रक्चर को, मौलिक संरचना को अगर फेल करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो नल एंड वॉइड कर सकता है, मतलब शून्य कर सकता है आर्टिकल 13 का यूज करके, जो जुडिशियल रिव्यू की ताकत है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान की मूल आत्मा बनी रहे, मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो बने रहे, संविधान का जो कल्याणकारी व्यवस्था है वो बनी रहे, संविधान में जो तत्व है कि बंधुत्व बना रहेगा, फ्रेटर्निटी बनी रहेगी, जो उद्देशिका के पॉइंट है ना, वही एक प्रकार से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में फिट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 123 जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का है वो, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की ताकत। ठीक, उसके बगल में 124 आता है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये राष्ट्रपति से जुड़ा होगा। जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, और 124 एक खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिक्रूटमेंट को लेकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 124A है ना, तो 124 सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन उनके गठन वगैरह से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रतिमाह होता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। 124A चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए, अब हम बात करें अगर कि कोर्ट के सिस्टम की, तो हमारे देश में इस प्रकार का सिस्टम है कोर्ट का। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर जिला न्यायालय, है ना। उसके नीचे भी अगर आप चलेंगे तो मुंसिफ कोर्ट वगैरह होती हैं, या न्याय पंचायत, जो ग्राम पंचायती व्यवस्था का सिस्टम था। अब बहुत कम राज्यों में न्याय पंचायत रह गई है। न्याय पंचायत मतलब ग्राम स्तर पे न्याय व्यवस्था। ठीक, तो इस प्रकार की भारत में यूनिटरी प्रकार की जुडिशरी है। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हारे तो यहाँ, यहाँ से हारे तो यहाँ, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जूनियर सुपरटेट की अगर आप परीक्षा कर रहे हैं, साथ में जीआईसी वगैरह किसी भी अन्य परीक्षा को आप देने जा रहे हैं 3 महीनों में, उसके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको अगर तेज़ी से फिनिश करते हैं तो यकीनन आपको फायदा होगा। आगे चलते हैं, लेह जाने का रास्ता। देखिए लेह के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेह मनाली के आसपास में कोई अटल टनल हाल ही में बनी थी, उसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन सीधे पूछ रहा है क्या लेह जाने का रास्ता कौन सा है? लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से है। जोजिला दर्रा से क्वेश्चन कैसे आएंगे? 4-5 दर्रे दे देंगे, बोलेंगे कौन सा लेह को जोड़ता है, बात खत्म हो गई। तो जैसे शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, चुंबी दर्रा जो है वो सिक्किम में है, और बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर में है। खेल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलेंगे, तातीपाका क्या है? तातीपाका क्या है? क्वेश्चन सीधे आएगा ये। तातीपाका एक ऑयल रिफाइनरी है, एक तेल परिष्करणशाला है। यह कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास आंध्र प्रदेश में। केजी बेसिन बहुत फेमस है बच्चे। कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा है बहुत उपजाऊ है चावल की कृषि के लिए भी, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि। इसके साथ साथ वहाँ गैस और पेट्रोलियम के बड़े भंडार है। तो जहाँ भंडार होंगे वहीं रिफाइनरी होगी। बहुत बढ़िया है। जैसे बाड़मेर में कुछ समय पहले तक, इवन 15 साल पहले तक बाड़मेर में सिर्फ धूल उड़ती थी, उसी बाड़मेर में आज बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बन रही हैं और 7 स्टार होटल बन रहे हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जितना बड़ा तेल का भंडार मिला है, उससे उम्मीद हो रही है कि अगर पूरी क्षमता से वहाँ तेल के परिष्करण होगा तो करीब 27% हमारी ऑयल की नीड वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। ठीक है, और चैनलों की तरह फालतू क्रैब नहीं होगा, सीधे कोई मुरारी बापू की कथा नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन, सीधे सीधे आंसर। अपनी ताकत आप पहचानते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं, बिकॉज अंत में सिर्फ क्वेश्चन ही सहारा देगा। बात हो रही है मानसून की, तो मानसून भारत में 2 तरीके से आता है, एक यहाँ से एक यहाँ से। 80% बारिश हमारी दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से होती है। बच्चा लोग ऐसे जाता है, वो ऐसे, है ना, इस प्रकार से ट्रेवल करता है वो। 1 जून के आसपास केरल के आसपास होता है वो, और 1 जुलाई तक ये धीरे धीरे पंजाब तक पहुंच जाता है, राजस्थान तक पहुंच जाता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे कम वर्षा बच्चे बोल रहे हैं कहाँ पे होती है, तो जैसे सबसे कम वर्षा अगर होगी तो इस तरह से ध्यान देने दो। देखो क्या होता है कि ये भारत का नक्शा है निचला, तो जो मानसून तैयार होता है वो इस प्रकार से तैयार होता है, यहाँ से ऐसे होता हुआ निकलता है। मैंने थोड़ा मैप गलत बना दिया है ना,
इस प्रकार से होता हुआ निकलता है। तो जो ये एरिया है ना वर्षा रहित क्षेत्र हो जाता है ये। तो जो चेन्नई है वहाँ, या तमिलनाडु भी ऑप्शन में ले लो, तो वहाँ बारिश नहीं होती इस मानसून के तहत, क्योंकि ये ऐसे होता हुआ ऊपर निकल जाता है और नॉर्थ ईस्ट में बारिश करता हुआ उत्तर भारत में निकल जाता है। और जो चेन्नई वगैरह में बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून में होती है, इसीलिए चेन्नई वगैरह में सर्दियों में बारिश होती है। चेन्नई में आप लोगों को पता होगा वाटर क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम चलेंगे, देखिए मैंने क्या बोला कि उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून बच्चा लोग कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में आता है। उत्तर पूर्वी मानसून ये उत्तर से पूर्व की ओर आया और बरस दिया। यहाँ से हवाएं आएंगी, पहले तो ज़मीन के ऊपर से आएंगे तो गर्म हवाएं होती हैं, फिर जब बंगाली खाड़ी की ऊपर से आती हैं तो खूब भारी हो जाती हैं, पानी पानी होता है और यहाँ आके छमाछम बारिश हो जाती है। ठीक है, चलने दीजिए। अमीनो एसिड किससे मिलता है? अमीनो एसिड अमीनो एसिड होते हैं जी 20 प्रकार के, है ना, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड की प्रोटीन बनते हैं सिंपली, है ना। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक प्रकार से अमीनो एसिड, और उसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में अपने आप तैयार होते हैं, उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। 10 अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारे शरीर की नीड तो होती है, हमको नीड होती है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होते, इसीलिए वो हम बाहर से लेते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20 प्रकार के। ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर मुख्य जो तत्व होता है नाइट्रोजन, इसीलिए बोलते हैं कि जिन चीज़ों में नाइट्रोजन वगैरह होती है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन युक्त खाने में पाया जाता है, जैसे दूध, अंडा, सोयाबीन। यहाँ तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बच्चा लोग बता दिया। तो देखिए इसको इस तरह से रख सकते हैं, नाइट्रोजन से बना अमीनो एसिड से बना प्रोटीन, और प्रोटीन से बनी अपने डोले शोले। ठीक, ये है सिस्टम। चलने दो उड़ा के। एमकृति ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया कर लीजिएगा, सब कुछ मटेरियल वहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में, एकदम फ्री सिंपल सा ऐप है, सिंपल। और इंस्टॉल करके उसको यूज़ करिए और 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए। यहाँ आप लोग का सहयोग काम करेगा ताकि और लोगों को भी उसका पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता था? गुलामों का गुलाम बोला जाता था इल्तुतमिश को, बिकॉज इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और वो अपने को गुलाम मानता था खलीफा का, इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता था, और इल्तुतमिश से इसने अपनी बेटी की शादी भी की थी। इल्तुतमिश उसके मरने के बाद दिल्ली सल्तनत काल का शासक बना था गुलाम वंश का। नेक्स्ट, ऐबक ने कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया था? उसके गुरु थे ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बहुत से लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे ही ये मीनार बनवाई थी, जी नहीं, अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में उसने बनवाया था। इसके साथ साथ इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि माना जाता है कि भारत की सबसे पहली बड़ी मस्जिद थी, वो पहली मस्जिद थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बच्चे बोलेंगे कि सरकारिया कमीशन किसे बोलते हैं? सरकारिया कमीशन सर 1983 में आया था, 1983 में, है ना। रणजीत सिंह सरकारिया, इसका क्या था? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी थी, और इसका संबंध सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से था कि केंद्र और राज्य में कैसा संबंध होना चाहिए, उसको समझाया था सरकारिया कमीशन ने। 1000 बार ये क्वेश्चन आया है और अधिक बार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो बात करेंगे यहाँ पे हम दौड़ते हुए कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए अगर राज्य विषय पर भी कोई कानून बनाना पड़े तो क्या ये बना सकता है? सीधी सीधी बात है। मान लीजिए आपको पता है कि भारत में शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, राज्यों के पास अलग विषय हैं, केंद्र के पास अलग विषय हैं, और कुछ कॉमन विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उसमें सभी विषयों पे केंद्र के पास ताकत है कि वो कानून बना सकता है। जो राज्य के विषय होते हैं उस पर राज्य के पास ताकत होती है कि वो कानून बना सकती है। लेकिन जब कोई बात अगर आती है कि इंटरनेशनल कोई हमें समझौता करना है, उस केस में अगर हम किसी दूसरे विषय पर जो कि स्टेट का हिस्सा है उस पर भी हम कानून बना सकते हैं, मतलब संसद उस पर भी कानून बना सकती है। हम का मतलब संसद की बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात आती है तो राज्य के विषय से भी संसद को अधिकार है कि वो कानून बना सके। ठीक है, ये स्पेशल
एक प्रकार से एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 253 में मेंशन किया गया है। तो अनुच्छेद 253 के तहत केंद्र सरकार है वो राज्य के विषय पर भी कानून बना सकता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के मैटर के ऊपर। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए नोट लिखा है हमने चिपका के कि अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर नेशनल हित की बात हो रही है, राष्ट्रीय हित की अगर बात हो रही है, तो उसके विषय पर राज्य के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। असली खेल यहाँ पे है, असली खेल ये है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 आया तो भैया देश का हवाला देके किसी मुद्दे पे, राज्य के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है, चाहे भले वो विषय राज्य का ही क्यों ना हो। आप लोग अगर को थोड़ा अगर लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर सुन लेना। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जो और थोड़ा सा डीप है उसमें मैं टाइम दे रहा हूँ, है ना। तो कभी कभी जल्द लगे ना ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा। वैसे नेचुरली मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ये ठीक भी है, बिकॉज लारा लप्पा तो आप लोग बहुत जगह देखते हैं ना, मुरारी बापू की कथा, तो उस कथा से निकलिए। बिकॉज एक क्वेश्चन प्रिंट पे लगा के वो 15 मिनट तो हवाबाजी करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो उससे बचिए। पंचायत के स्वरूप में बदलाव करने का अधिकार किसके पास होता है? पंचायत के स्वरूप में, मतलब अगर पंचायत के किसी का जो स्वरूप है, जैसे त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय, या उसको किसी स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना हो तो ये अधिकार किसके पास है? पंचायत के स्वरूप में बदलाव करने का अधिकार उस राज्य की विधानसभा के पास है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा किसी राज्य में 2 लेयर पंचायती सिस्टम है, किसी राज्य में 3 लेयर है, किसी राज्य में 4 लेयर है। ठीक है जी, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उठते हुए चलेंगे, बोलेंगे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, बच्चा लोग पेपर में आएगा, कोई कराता नहीं है इन क्वेश्चंस को। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वन्य जीव एक्ट 1972 है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है, फॉरेस्ट अधिनियम 1980 है। ठीक है, इन सबको ध्यान देना है। 1972 की पहली और दूसरी अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए ये जो एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए, ये एक पूरा कानून है। इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप इन जीवों को परेशान करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये सज़ा, है ना। तो वो शेड्यूल बनाई गई अनुसूचियों में। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की पहली और दूसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल, क्योंकि इसमें जानवरों के संरक्षण की बात की गई है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में जानवरों के संरक्षण की बात कही गई है? यहाँ आ गया बात ए और 1 और 2, तथा इस कानून के न मानने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलेंगे उड़ते हुए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए कमिश्नर संजय कोठारी बने हैं। ये संस्थानम, देखिए ये अब इस सतर्कता आयोग के बारे में जरा बात कर ले। ये जो आयोग है ये संस्थानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1964 में बनी थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसको बोलते हैं चीफ विजिलेंस कमीशन, जिसका प्रमुख होता है ना, चीफ विजिलेंस कमीशन, जो भ्रष्टाचार की जांच करता है। सीवीसी की नियुक्ति के लिए बनी समिति में प्रधानमंत्री, अपोजिशन के नेता और गृह मंत्री होते हैं। ये लोग की कमेटी बनती है, ये लोग चुनते हैं कि कौन बनेगा नया सीवीसी, क्योंकि बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। सीवीसी को पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब खुद सोचिए, अब सीवीसी से जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उड़ा देंगे, एकदम से उड़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का क्या काम है? थोक मूल्य सूच, देखिए 2 प्रकार के इंडेक्स होते हैं अर्थव्यवस्था में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब जो थोक मूल्य है उसमें कितना बदलाव आया, उस इंडेक्स में क्या उतार चढ़ाव हुआ, उसके आधार पर महंगाई नापी जाती है ना। महंगाई दर या मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिए हम WPI का यूज़ करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अगर ये इंडेक्स में रेटिंग ऊपर जाती है तो मतलब महंगाई बढ़ रही है, नीचे जाती है तो महंगाई घट रही है। ठीक है, इस इंडेक्स बनाने में प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं, ईंधन का मूल्य और बिजली के मूल्य का प्रयोग होता है। बहुत डीप क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से इसको भी बना सकते हैं। देखिए ये आपके SST वाले पोर्शन को भी सीधे पकड़ रहा है। इसमें GS, साइंस, SST सबका फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे तो बोलेंगे कि थातेगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? थातेगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कोठामंगलम केरला में है। कोठामंगलम केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो हम बोलेंगे जी संसद के पास है, संसद के पास है, संसद के पास है, संसद के पास है। लास्ट हमारा जो राज्य था वो था तेलंगाना। ठीक है, नया राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, आपको पता है कि संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, है ना। उसके अलावा अगर संविधान में संशोधन करना है
तो इन दोनों के तहत होता है सिर्फ नए राज्य बनाने के लिए। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज़ करके नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर देखेंगे, 24 जनवरी 1950 क्यों महत्वपूर्ण है? अरे भैया बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज 24 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। इसी दिन इसको डिसॉल्व किया था संविधान सभा को, और इसको हमारी एक प्रकार से एक पहली संसद का निर्माण कर दिया गया था। इसी को मान लिया गया था कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये हमारी संसद के रूप में कार्य करेगी। इसी दिन अंतिम सिग्नेचर हुए थे संविधान की पुस्तक पर, है ना, जिसमें टोटल 284 लोगों ने साइन किया ना संविधान की किताब पे, जिसमें से 8 महिलाओं के भी सिग्नेचर हैं। टोटल संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ठीक है। इसी दिन हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया, बिकॉज वो उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इसी दिन इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। बहुत ही क्रूशल है, ये आखिरी बैठक थी, इसी दिन संविधान सभा आहूत कर दी गई थी, ठीक है भाई। तो देख लीजिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हुई थी। इसी दिन संविधान सभा को टेम्परेरी संसद बनाया गया। इसी दिन संविधान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम हस्ताक्षर हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान के मूल प्रति पर 284 लोगों के साइन थे और इसे महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, परंतु हस्ताक्षर 8 महिलाओं के हुए, ठीक है। चलिए अब इसमें से विषम छांटने हैं, विषम, इसमें से गलत चीज छांटनी है। इनमें से 3 चीज कॉमन होंगी और एक चीज कॉमन नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, वाटर वेपर H2O स्टीम, है ना, या वेपर, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से क्या अलग है? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सारी हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। बाकी जो है ये CFC, ये ओजोन होल में बड़ा रोल अदा करती है। बाकी सारी जो गैसेस हैं वो ओजोन होल में उनका कोई रोल नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारे वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में एक ओजोन की चादर फैली हुई है ना, जो करीब यहाँ से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और वो ओजोन हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो सूर्य से रोशनी आती है, उसमें जो यूवी रेज है उससे हमको बचाती है। क्यों? ये ओजोन जो है वो यूवी रेज को सोख लेता है। लेकिन वातावरण में कुछ ऐसी गैसें अब चल रही हैं जिसको जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या मेफ्रॉन गैस बोलते हैं, जो फ्रिज वगैरह या कूलर AC वगैरह में आप लोगों को देखने को मिलती होंगी, है ना, जो प्रशीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करती हैं। ये हमारे वातावरण में जाके और ओजोन से रिएक्शन करके उसे नष्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह ओजोन की क्षति हो रही है और उस क्षति वाले एरिया को ओजोन होल बोला जाता है। और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे ओजोन का छेद छोटा किया जाए। और 1987 के बाद पहली बार 2020 में ओजोन होल थोड़ा रिड्यूस हुआ था, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हो गई ओजोन से संबंधित। बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो पृथ्वी का टेम्परेचर रेज कर रही हैं। ग्रीन हाउस का कंसेप्ट आप लोगों को पूरी तरह पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। ग्रीन हाउस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी अपने आप नेचुरल तरीके से अपना टेम्परेचर बना के रखती है, गर्म बना के रखती है। क्योंकि सारी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी को जितनी नीड होती है गर्मी पाने के लिए, उतनी किरणों को रोक के बाकी सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। करीब 30% से ऊपर। तो ये लगा लीजिए, जब सूरज से रोशनी आई तो पृथ्वी के वायुमंडल में आने से पहले ही 30% तो किरणें बाहर चली जाती हैं। 70% नीचे आई, उसमें से पृथ्वी को जितनी नीड होती है उतनी किरणों को रखा, उतनी गर्मी ली, बाकी उल्टा छोड़ दी, ठीक है। तो ये सिस्टम था नेचुरल। तो वो गर्मी कैसे रुकती थी, उस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते थे। लेकिन क्या हुआ, ये आदर्श कंडीशन है, लेकिन अभी हमारी एक्टिविटी की वजह से कुछ और एक्स्ट्रा गैसें पहुंच गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हीट, जो किरणें आई वो बाहर नहीं निकल पाती अब, जिसकी वजह से वो हीटें ट्रैप हो जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे आप लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब वो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, वो बह के समुद्र में आएगी, समुद्र का लेवल ऊंचा होगा, पृथ्वी डूबेगी। ये फिलॉसफी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, क्लाइमेट चेंज का ये सारा कंसेप्ट है। तो ये कुछ प्रमुख गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर है, लाइव सेशन को बड़ा लेके आ रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।